हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग 22nd क्लास है जी। इंटेलिजेंस का टॉपिक आज कवर करेंगे। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है यानी जो थर्ड यूनिट है हमारी, वो आज इस क्लास के साथ जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके, सिलेबस में मेंशन है कॉन्सेप्ट क्या है इंटेलिजेंस का, इंटेलिजेंस टेस्ट होते क्या हैं या कौन कौन से हैं। गिलफर्ड का मॉडल जो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल है वो सिलेबस में, और गार्डनर की थ्योरी मेंशन है। लास्ट क्लास जब करवाई थी या लास्ट टू लास्ट किसी बच्चे ने बोला था कि मैम ये वाली थियोरी तो सिलेबस में है ही नहीं। सो देखो, जो सिलेबस में है वो तो मैंने अच्छे से करवाया है, लेकिन उसके अलावा भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो याद रखनी पड़ेगी ना। अब फॉर एग्जाम्पल ये गिलफर्ड है और गार्डनर है, लेकिन और भी जो इंटेलिजेंस की थियोरी है उनके नाम पता हो, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पता हो, वो तो जरूरी है ना, क्योंकि उस वो हेल्प करेगी अगर कोई क्वेश्चन इधर उधर से भी आए। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि एग्जैक्टली सिलेबस से ही क्वेश्चन आएगा कि अगर मेंशन कर दिया तो गिलफर्ड है तो गिलफर्ड और गार्डनर के अलावा कोई थियरी पूछेंगे ही नहीं। ओके, सो ऐसा नहीं होगा। तो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जो है वो आपको सारी चीजों की होनी चाहिए। इसलिए मैं अपनी जो आइडिया है या अपने नॉलेज बेस्ट है उसके हिसाब से, पीवाईक्यूज के हिसाब से, या इधर उधर जो नेट के लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं उस हिसाब से। आई नो नेट में थोड़ा अलग सिलेबस होगा, नेट में और अलग थियरीज मेंशन हो सकती हैं, लेकिन आ सकती हैं वो चीजें। ठीक है, किसी को ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं होती चीजें कि आपके सिलेबस में जो वर्ड मेंशन कर दिया सिर्फ उससे ही आएगा। सो ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल सारी थियरीज डिटेल में करा रही हूँ, आपको दिक्कत हो कि सिलेबस के अलावा करवा रहे हो आप, तो नहीं। मैं आपको सिलेबस के अलावा वो थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ जो आपकी एलिमिनेशन मेथड में हेल्प करेगी। ठीक है, सो ये क्लासेस अगर आपने अच्छे से की हैं, सो इट विल बी अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आपके क्वेश्चंस अच्छे से सोल्व हो जाए। समझ आया जी कॉन्सेप्ट? सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आप कर सकते हैं। 3 यूनिट हमारी हो जाएंगे और 10 तक भी पहुंचेंगे भगवान की दया से। तो टेंशन मत लो उस चीज की कि सिलेबस होगा या नहीं, धीरे धीरे करके होगा। प्लस आई ट्राई कि 1 अगस्त से आपके नोट्स अवेलेबल हो पाए और मैं वहां तक, तब तक एटलीस्ट नोट्स जो है वो कंप्लीट कर पाऊं। क्लासेस जो है वो डलती रहेंगी आपकी। ओके, मीनिंग मतलब क्या है इंटेलिजेंस का? तो इंटेलिजेंस इज ए कैपेसिटी, किस चीज की? जो रिलेशनल कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग है उसकी, डायरेक्टेड टू अटेन द सम एंड। तो यानी आप कोई एंड अटेन करना चाह रहे हो, उसके लिए जो कैपेसिटी है चीजों को रिलेट करना, चीजों को कंस्ट्रक्ट करना, वो जो कंस्ट्रक्टिव थॉट प्रोसेस है, थिंकिंग है, उस चीज की कैपेसिटी होना। ठीक है, सो उसको हम इंटेलिजेंस कई बार बोल देते हैं। वर्नन का अपना व्यू है। वर्नन ने 3 तरीके की इंटेलिजेंस के मतलब बता दिए कि अच्छा, बायोलॉजिकल मीनिंग भी होता है, साइकोलॉजिकल मीनिंग भी होता है, ऑपरेशनल मीनिंग। ऑपरेशनल मीनिंग यूजुअली तब इंक्लूड किया जाता है जब आप रिसर्च वगैरह कर रहे होते हो। ओके, सो बायोलॉजिकल मीनिंग क्या रहेगा? वो कैपेसिटी इंडिविजुअल की कि वो एनवायरमेंटल सिचुएशंस में, सर्कमस्टांसेस में कितना अडेप्ट कर पाता है या कितना एडजस्ट कर पाता है। तो दैट इज इंटेलिजेंस, बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस की। अगर आप किसी सिचुएशन में बेटर तरीके से एडजस्ट कर पाते हो तो वो बायोलॉजिकल मीनिंग रहेगा उसका। साइकोलॉजिकल इंटेलिजेंस इनेट जनरल कोग्निटिव एबिलिटी को ये बोल रहे हैं, यानी इसमें हम मेंटल एम्फेसिस पे, मेंटल एफिशिएंसी पे, देन आपका ये कैपेसिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, रीजनिंग, इसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जैसे हमने बोला ना, रिलेशनल कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग। सो ये साइकोलॉजी के लेवल पे डेफिनेशन हो जाएगी। सो वो साइकोलॉजिकल मीनिंग हो गया। ऑपरेशनल मीनिंग में क्या रहेगा कि आप किस तरीके से इंटेलिजेंस को मेजर कर रहे हो। ऑपरेशनल डेफिनेशन यूजुअली रिसर्च में यूज की जाती है। जब आप रिसर्च कर रहे हो, आपको रिसर्च पेपर लिखना है, तो या फिर आप ये देखो ना, जैसे कोई भी एक्ट वगैरह आप पढ़ते हो तो उस एक्ट में, जैसे हमने पीडब्ल्यूडी एक्ट पढ़ा या आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पढ़ा, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं? हमने डिसेबल्ड का क्या मतलब है, डिसेबिलिटी का क्या मतलब है, ब्लाइंड वर्ड अगर उस डॉक्यूमेंट में यूज किया है तो क्या मतलब है। सो वो ऑपरेशनल डेफिनेशन होगी उस पर्टिकुलर चीज की। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप स्पेसिफाई करते हो। तो इंटेलिजेंस इज व्हाट इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर, वो आपकी ऑपरेशनल डेफिनेशन हो जाएगी। ओके, बहुत सारे डेफिनेशन को कंक्लूड करके जो है हम डिवाइड कर सकते हैं 3 ग्रुप में। ठीक है, एबिलिटी टू एडजस्ट, एबिलिटी टू लर्न और एबिलिटी टू कैरी ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन हम देख के चलते हैं और इंटेलिजेंस को परखते हैं। ठीक है, जैसे एबिलिटी टू एडजस्ट में बहुत सारे लोगों ने डेफिनेशन दी है, यानी ये लोग मानते हैं मेजरली, जैसे विलियम जेम्स हैं, पियाजे हैं, कि अगर आप फिजिकल एनवायरमेंट, सोशल एनवायरमेंट, इनके प्रति, नई सिचुएशन के प्रति एडजस्ट कर पाते हो, दैट मीन्स आप इंटेलिजेंट हो। तो वो एबिलिटी टू एडजस्ट को ही इंटेलिजेंस मानते हैं। ये अलग अलग इनकी डेफिनेशन है, रटने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा आइडिया हो आपको। एबिलिटी टू लर्न, कुछ नई चीज सीख पाने की एबिलिटी। ठीक है, ये लर्न आएगा यहाँ पे।
सो एबिलिटी टू लर्न, सो आप सीख पा रहे हो, यानी इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू लर्न, ये बंकिंघम ने बोल दिया। देन इट इज द कैपेसिटी टू लर्न और प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस, डियरबोर्न। थॉर्नडाइक का व्यू क्या, इज द एबिलिटी टू मेक प्रॉफिटेबल यूज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस, ठीक है वो। सो वो ये थॉर्नडाइक, पियाजे, ये जो नाम है इनकी थोड़ी डेफिनेशन आप फिर भी थोड़ा ध्यान रख सकते हो, अदरवाइज अभी तक कुछ ही नहीं गई है ऐसे। देन है जी आपका एबिलिटी टू कैरी ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, सो इंटेलिजेंस इज रिलेशनल थिंकिंग, ये बात स्पीयरमैन ने बोली, टर्मन ने भी यही बोली कि जो एबिलिटी है किसी में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की, सो वो इंटेलिजेंट है। सो इंटेलिजेंस की तीन अलग अलग तरीके से डेफिनेशन देखी जाती हैं कि इधर यू आर, आपके पास ये एबिलिटीज हैं या नहीं है, एबिलिटी टू लर्न, एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एबिलिटी टू एडजस्ट, ठीक है जी, समझ आई डेफिनेशन। देन टाइप्स की अगर हम बात करेंगे, सो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग टाइप्स दिए इंटेलिजेंस के, जैसे डीओ हब ने जो है वो दो टाइप दिए, जीनोटाइप इंटेलिजेंस और फिनोटाइप। जीनोटाइप को वो इंटेलिजेंस ए भी बोलते हैं और इंटेलिजेंस बी रहेगा फिनोटाइप के लिए। ए जो है इनेट रहेगी, इनबोर्न रहेगी, इनबोर्न, ठीक है, इनबोर्न रहेगी, नेटिव कैपेसिटी रहेगी, यानी जो बायोलॉजिकल लेवल पे आपके अंदर अडेप्ट करने की चीजों की जो भी एबिलिटीज हैं वो सारी जीनोटाइप इंटेलिजेंस में आ जाएंगी, या जो आपकी कैपेबिलिटीज हैं, जो पोटेंशियल है आपके अंदर, और फिनोटाइप में आ जाएगी जो चीज आप सीख रहे हो, ठीक है। सो इट इज एन इंटरेक्शन बिटवीन जो जीनोटाइप इंटेलिजेंस है और जो एनवायरमेंट का उसके ऊपर फर्क पड़ रहा है। सो एनवायरमेंट में आके अब ऑब्वियसली सिचुएशन के हिसाब से आप अलग रिएक्ट करोगे ना। मान लो आप किसी शूज की शॉप पे जाते हो, तो वहां जाके एक तो आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि आपने कौन से लेने चीजें वगैरह, आप बहुत इंटेलिजेंटली सोच रहे हो। एक है कि वहां का एनवायरमेंट, वहां के शॉप वाले जो हैं या जो वहां काम करते हैं वो आपकी चीजों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं कि नहीं मैम ये वाला बहुत अच्छा है, या नहीं सर ये वाली बहुत अच्छी जो है शूज की जोड़ी है। तो वो चीजें जो इन्फ्लुएंस हो रहा है वो फिनोटाइप इंटेलिजेंस में जाएगा, ठीक है जी। जेन कैटल ने बोला फ्लूइड इंटेलिजेंस, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस दो तरीके की होगी। थॉर्नडाइक ने बोला एब्स्ट्रैक्ट, मैकेनिकल, सोशल, इस तरीके की इंटेलिजेंस होगी। तो सबने अलग अलग बोला है, एटलीस्ट आपको थोड़े से नाम ध्यान हो, अगर आ भी जाए तो आपको थोड़ा आइडिया हो। ओके, कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी इंटेलिजेंस की। सो पावर ऑफ इंटेलिजेंस डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, सब लोग सेम इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। जो इंटेलिजेंस है वो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करती है, वो डेफिनेटली हेरिडिटी, एनवायरमेंट, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड रहेगी। इनेट नेचुरल पावर रहेगी ये, एंड नॉट एक्वायर्ड यूजुअली हम बोलते हैं, बट कई बार ये बोल देते हैं कि अच्छा इंटेलिजेंट, देखो एक्वायर्ड वाली चीज भी एक वो रहेगी कि है भी या नहीं, क्योंकि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि जो इनेट है, नेचुरल है, दैट इज इंटेलिजेंस। बट हमने बाद में फिनोटाइप वाली बात भी तो, ये जीनोटाइप के बाद फिनोटाइप वाली बात भी तो की, ठीक है। सो वो एक्वायर में आ सकती है डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, ठीक है। सो वो डिपेंड करेगा, सेक्स के द्वारा इन्फ्लुएंस नहीं होती है, आप लड़का है लड़की है, थर्ड जेंडर है, डजेंट मैटर, इंटेलिजेंस का उससे कोई डायरेक्ट कोरिलेशन है नहीं। इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो प्रूव करते हैं दैट जनरली चिल्ड्रन आर ऑफ एवरेज इंटेलिजेंस, यानी जब यूजुअली एक इस तरीके का कर्व हमें देखने को मिलता है कि मेजर लोग जो हैं वो यहाँ पे इस एरिया में आपको नजर आएंगे, बहुत एक्सट्रीम लो और बहुत एक्सट्रीम हाई इंटेलिजेंट लोग जो हैं वो आपको कम मिलेंगे, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस केसेस सीजेस टुवर्ड्स द मिडल ऑफ एडोलेसेंस, तो हम यूजुअली मानते हैं कि इंटेलिजेंस जो है वो जब तक आप एडोलेसेंट में पहुंचते हो वहां तक हो जाती है, बाद में वो मेच्योरिटी वाली चीज आ जाती है कि अच्छा जब मेच्योरिटी हो जाएगी तो आप एक अडल्ट वाली फॉर्म में आ जाते हो, ठीक है। रिलेशन क्या रहेगा इंटेलिजेंस और नॉलेज का, तो इंटेलिजेंस और नॉलेज का बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। नॉलेज दैट मे बी प्रैक्टिकल यूज इन लाइफ मे बी टर्म्ड एज इंटेलिजेंस, तो जिस नॉलेज को आप प्रैक्टिकल यूज में लेके आते हो उसको आप इंटेलिजेंस बोल सकते हो। विद द हेल्प ऑफ इंटेलिजेंस नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड, तो अगर इंटेलिजेंट हो तो नॉलेज एक्वायर की जा सकती है, ठीक है, कोमा लग सकता है यहाँ, बट विद नॉलेज इट इज नॉट पॉसिबल टू डेवलप ग्रेटर इंटेलिजेंस, ठीक है। सो वो चीज है कि नॉलेज तो आपके पास है, बट आप कैसे स्मार्टली एक्ट करोगे, कैसे चीजें करोगे, कैसे डिसीजन लोगे, वो कई बार नहीं भी हो पाता है। तो विजडम इज द गोल एंड नॉलेज इज ओनली द मीन ऑफ रीचिंग इट, ठीक है जी। तो विजडम और नॉलेज में भी हमने फर्क देख लिया, ये रोस ने बोला, ये बात याद रखिएगा। अब इंटेलिजेंस कर्व का एक डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है कि पहले 6 साल में बहुत रैपिड डेवलपमेंट होता है इंटेलिजेंस का, और ये चीज हम बोलते भी हैं कि बच्चे के ब्रेन का विकास जो है वो 90% विकास वो हो चुका होता है। जो एड्स भी आते हैं ना कि बच्चे के 85% ब्रेन का विकास जो है वो 6 साल तक ही हो गया है, सो आप अपने बच्चे को ये वाले चॉकलेट मिल्क पिलाइए, ये कीजिए, वो सारी चीजें कि इसमें हमने ये ऐड किया है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड हैं वगैरह वगैरह,
जबकि उसमें शुगर होती है मेजरली। सो पॉइंट ये है कि पहले 6 साल वेरी रैपिड, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद थोड़े 2 साल के लिए वो थोड़ी सी स्लो हो जाएगी डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। अबाउट 90% डेवलपमेंट हो चुका होता है 10 साल की एज तक जब पहुंचते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम पहुंच जाता है जब आप 16 साल के होते हो, ठीक है। ये साइकोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं। ओके, सो आप ये धीरे धीरे साइकोलॉजिस्ट ये भी मानते हैं कि जब आप अर्ली 20s या 20s में होते तो भी थोड़ी ग्रो होती रहती हैं चीजें, बट आपको इंटेलिजेंस या फिर हो सकता है अचीवमेंट में वो कंफ्यूज कर रहे हो, क्योंकि बाद में आप अचीव करते हो चीजें। बट पॉइंट ये है कि अच्छा, ये मेजर चीज याद रखो कि मेजर डेवलपमेंट जो है वो एडोलेसेंस तक हो जाता है इंटेलिजेंस का। ओके, पिंटर बिलीव करते हैं कि क्रोनोलॉजिकल एज एट विच एन इंडिविजुअल रीचेज हिज फुल मैच्योरिटी लेवल या मेंटल मैच्योरिटी वेरीज फ्रॉम 14 टू 22। कोई 14 साल की उम्र में भी बहुत मैच्योर हो सकता है, बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है, कोई 22 साल तक भी वेरी करेगा, वहां तक भी हो सकता है। तो ये पिंटर का पॉइंट ऑफ व्यू है। एज अ रिजल्ट ऑफ हिज वर्क विद बिने टेस्ट, टर्मन ने बोला 16 ईयर्स एज द लिमिट ऑफ मेंटल ग्रोथ, तो 16 साल उन्होंने लिमिट बताई। सो डिपेंड, वेरी करती हैं चीजें, ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट है कि 10 साल का बच्चा मैच्योर नहीं हो सकता और 20 साल का ही मैच्योर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ये इंटेलिजेंस का कर्व है जो आपको धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे मेंटल एज है, ये क्रोनोलॉजिकल एज है, तो उस हिसाब से आप जो है क्या निकालते हो, इंटेलिजेंस निकालते हो। अगर चीजें नॉर्मल चल रही है तो ये नॉर्मल कर्व है, उससे ज्यादा अगर आईक्यू आ रहा है तो सुपीरियर है, और उससे कम आ रहा है तो इंफीरियर है। ओके, बट इट शुड बी नोटेड दैट रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंटेलिजेंस वो सेम नहीं होती है। इंफीरियर, एवरेज, सुपीरियर, इन बच्चों के केस में सबकी वेरी करेगी कि किसकी ग्रोथ कैसी है, जो हमने यहाँ ऊपर देख भी लिया कि ऐसे सुपीरियर की ग्रोथ कैसे ऊपर तक जाएगी, ये कैसे कम रहे, नॉर्मल लेवल है, और नॉर्मल से कम जो है वो इंफीरियर वाली रहेगी। ये ग्राफ जो है वो किस किस के बीच में होता है, मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज, ये बात आपको याद रखनी है अच्छे से। ओके, तो चिल्ड्रन ऑफ सुपीरियर इंटेलिजेंस वो हायर लेवल पे ही शुरू होती है और हायर तक ही कंटिन्यू करती है। इंफीरियर वाले में स्लोअर लेवल पे शुरू होती है, लोअर लोअर मतलब नॉर्मल से कम, और वो लोअर ही रहेगी अप टू मेच्योरिटी, यानी कि ये वाली चीज बात हो रही है, ये चीज, ठीक है। सो मेच्योरिटी तक वो लोअर रहेगी। चिल्ड्रन ऑफ एवरेज इंटेलिजेंस लाइज इन बिटवीन, जो हमने यहाँ पे देख लिया है कि ये एवरेज इंटेलिजेंस वाले हैं वो बीच में रहेंगे, सुपीरियर वालों की ज्यादा होगी, इंफीरियर वालों की कम होगी। ओके जी, अब बात आती है आईक्यू के कॉन्सेप्ट की। आपको कुछ एक फैक्ट्स याद रखने हैं। एल्फ्रेड बिने जो है वो फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने फॉर्मलाइज करने की कोशिश की थी इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को, ठीक है। मेंटल एज के बारे में भी इन्होंने बात की थी। देन बात आती है, मेजर एफर्ट्स उनके रहे हैं डेफिनेटली, तो कई बार उनको फादर ऑफ मेंटल टेस्टिंग भी बोला जाता है, ये इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे। देन विलियम स्टर्न जो है वो उन्होंने यूज किया इंटेलिजेंस कोशेंट वर्ड को इन 1992, ठीक है, ये टर्म यूज की पहली बार। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किसने बनाया, थियोडर साइमन और बिने ने, उन्होंने बिने साइमन स्केल हम बोल देते हैं, तो 1905 में उन्होंने बनाया। ओरिजिनल स्केल में 30 जो है वो आइटम्स हैं, यानी 30 आपको स्टेटमेंट्स या 30 चीजें नजर आएंगी, ऑब्जेक्ट्स, तो उसमें आप क्या देखोगे कि 30 में कौन पास फेल या क्या आपको ऑप्शंस फिल करने हैं, ठीक है। आईक्यू की फुल फॉर्म इंटेलिजेंस क्वेश्चन होता है। अब फर्स्ट रिवीजन जो था, ये साइमन बिने स्केल जो बना 1905 में, 1908 में इसका जो है वो क्या हुआ, फर्स्ट रिवीजन सामने आता है। 1911 में अगर आप देखेंगे तो सेकंड रिवीजन नजर आता है। तो धीरे धीरे कैसे करके ऐसे चीजें चेंज हुई हैं, ठीक है। बाद में अडल्ट्स के लिए भी चीजें इंक्लूड हुई हैं और लेवल्स इंक्लूड किए हैं, वो हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखेंगे कि एबिलिटीज टारगेटेड बाय 1911 एडिशन, तो वो लैंग्वेज, ऑडिटरी प्रोसेसिंग, विजुअल प्रोसेसिंग, लर्निंग एंड मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनके ऊपर ज्यादा फोकस किया गया। ओके, देन 1912 में आप देखेंगे, सो टर्मन जो है वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे, सो वहां पे उन्होंने इसको मॉडिफाई किया और 1916 में पब्लिश किया, जिसको इन्होंने स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल बोल दिया। ओके, देन गाल्टन का नाम याद रखेंगे, उन्होंने मेंटल मेजरमेंट की बात की है, यानी देखो ऊपर आप देखेंगे ना, सो क्या बोलते हैं, ये वाली जो चीज थी, यहाँ पे मेंटल एज की बात इन्होंने की। देन मेंटल टेस्टिंग का फादर भी इनको बोला जाता है, और ये यूज जो ये टर्म जो है आईक्यू टर्म वो इन्होंने यूज की। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसने कौन सी चीज यूज की, कंफ्यूज नहीं होना है मेंटल एज या मेजरमेंट में। सो गाल्टन ने मेंटल मेजर मतलब मेजर करने की कोशिश की,
देन स्टर्न जो है उन्होंने आईक्यू के कॉन्सेप्ट जो मेजरमेंट है उसको निकाल के लाए वो, और टर्मन ने क्या किया, ये जो कॉन्सेप्ट इन्होंने निकाला था वो था MA/CA, मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज, लेकिन टर्मन ने क्या किया, उसको 100 से मल्टीप्लाई करके उसको इंटेलिजेंस कोशेंट का फॉर्मूला बना दिया। तो ये फॉर्मूला किसने दिया है, टर्मन ने दिया है, बात याद रखनी है। ओके, वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जो है वो बहुत सारे टेस्ट निकल के आते हैं, तो 2 मेजर टेस्ट हैं, आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी बीटा टेस्ट। सो उस दौरान रॉबर्ट एम यर्क इनकी लीडरशिप के अंडर ये टेस्ट डेवलप हुए हैं, तो ये बात याद रख सकते हैं आप, आर्मी के उसमें यूज हुए थे। सो ये दोनों ही हैं, यानी कि वर्बल भी है और नॉन वर्बल भी हैं। सो आर्मी अल्फा यानी पहले पढ़े लिखे लोगों को टेस्ट कर लो, इस तरीके से याद रख सकते हो आप, ठीक है। सो ये आपका वर्बल रहेगा, और आर्मी बीटा की बात करोगे तो ये नॉन लैंग्वेज या परफॉर्मेंस टेस्ट है बेसिकली। ओके, ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। ये फॉर्मूला के बेसिस पे टर्मन की क्लासिफिकेशन है कि आपने ये फॉर्मूला के बेसिस पे चीजें निकाल ली, उसके बाद अब आप देखो कि किसका कितना आईक्यू है। अगर 140 से ऊपर है तो दैट पर्सन इज जीनियस, 130 से 113, 10-10 का गैप मेजरली ऊपर वालों में नजर आएगा। देखो 110 से 119 वाले अबव एवरेज हैं, ये 90 से 110 वालों को बेसिकली यूजुअली 109 लिख के चलते हैं हम। सो यहाँ वालों को ये क्या बोलते हैं, ये नॉर्मल और एवरेज है, इससे ऊपर वाले सुपीरियर है और इससे नीचे वाले इंफीरियर है। सो कई बार पूछ लेते हैं कि अच्छा कौन सा बॉर्डर लाइन है, कौन सा बिलो एवरेज है, तो वो आपको आईक्यू की ये वाली टेबल ध्यान रख सकते हो, टर्मन की। ऐसे ही गैरेट की भी एक टेबल है, गैरेट ने भी क्लासिफिकेशन दी है ऑन द बेसिस ऑफ आईक्यू। ये यहाँ पे परसेंटेज दे रखी है, ये आईक्यू दे रखा है कि 69 तक फीबल माइंडेड रहेंगे, 70 से देन आपका ये 79 तक डल होंगे, 80 to 89 ये लेकिन ये वाली चीज कॉमन आपको हर बार नजर आती है मेजरली। तो 90 to 110 अगर आपको कहीं सिलेबस में ना ये ऑप्शन में दिखे तो ये एवरेज या नॉर्मल होता है। इसके ऊपर वाले ब्राइट सुपीरियर, वेरी सुपीरियर, जीनियस लोग होते हैं और नीचे वाले थोड़े से फीबल माइंडेड या डल होते हैं। ओके, ये डिस्ट्रीब्यूशन रहता है जनरल पॉपुलेशन का। मेजरली पॉपुलेशन जो है वो मिडल वेव एवरेज लेवल पे लाई करती है। बहुत कम लोग होते हैं जो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट हो या सुपीरियर हो, और बहुत कम होते हैं जो फीबल माइंडेड हो, ठीक है। सो ये एक वही अपना बेल शेप्ड कर्व ही यहाँ पे देखने को मिलता है। आईक्यू की कॉन्स्टेंसी की अगर बात करें कि कितना, मतलब इट्स लाइक कई लोग बोलते हैं चेंज हो सकता है, कई बोलते हैं नहीं हो सकता है, ठीक है। सो रिसेंट इन्वेस्टिगेशंस अगर आप देखोगे सो इंडिविजुअल कैन चेंज विद इन अ रेंज ऑफ 10 पॉइंट्स। ऐसा इनका मानना है कि आपने अगर एक बार किसी का इंटेलिजेंस टेस्ट करके देखा तो वो 10 पॉइंट ऊपर नीचे आपको मिल सकता है। ऐसा नहीं होगा कि किसी का नॉर्मल लेवल पे था और वो बहुत फीबल माइंड में चले गई, ठीक है। सारी सिचुएशंस जनरल रहते हुए, ओके। सो ये अलग अलग सबकी स्टडीज हैं, ठीक है। वो चीज आप ध्यान रख सकते हो कि कैटल की स्टडी है, डिक्सन की, तो ये रटने की जरूरत नहीं है, ये एक आइडिया देने के लिए है आपको कि कॉन्स्टेंसी ऑफ आईक्यू का क्या रहेगा, कि आईक्यू जो है वो फेयरली सेम रहेगा एज टू एज या वेरी करेगा एज टू एज। ओके, क्योंकि आईक्यू को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो जब फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं यानी चेंज हो सकता है, बट चेंज में हम मानते हैं कि बहुत एक्सट्रीम चेंज नहीं हो सकता, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ओके, सो एजुकेशन एक फैक्टर, मेजर फैक्टर है। आप नॉलेज इंक्रीज करते हो, चीजें इंक्रीज करते हो, समझ इंक्रीज करते हो, अपनी अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल। फिर सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल फैक्टर्स हैं, घर का एनवायरमेंट कैसा है वो अफेक्ट करेगा। अर्बन वर्सेस रूरल एनवायरमेंट का भी फर्क पड़ता है आईक्यू पे, ठीक है। ऑक्यूपेशन का फर्क पड़ता है। आप देखेंगे ना कई बार आपके एनवायरमेंट का इतना फर्क पड़ता है कि मैंने अपने लेवल पे या बाकी आसपास के लोगों के लेवल पे ऑब्जर्व किया। आप बचपन से स्कूल में, मान लो आप गांव के स्कूल में पढ़ रहे थे पहले, तो गांव के स्कूल में आप आते थे फर्स्ट, आप तो बिल्कुल ऐसे चोड़ में कि भाई मेरे से इंटेलिजेंट तो कोई है ही नहीं। फिर आपको उससे थोड़े से एक टाउन के स्कूल में भेजा गया, ठीक है। या आपके पेरेंट्स ने सोचा कि चलो ठीक है यहाँ तो फर्स्ट आ ही रहा है बच्चा, तो यानी यहाँ पे आपने अपना लेवल बेस्ट अटेन कर लिया है, अब आपको भेजा टाउन के स्कूल में। अब वहां पे अलग स्टफ है, अलग बच्चे हैं, ठीक है। तो उन अलग बच्चों में आपने धीरे धीरे मेहनत करके फर्स्ट आना शुरू किया कि अच्छा, वहां जाके आपने रियलाइज किया कि मेरे से भी इंटेलिजेंट कोई है, ठीक है। देन आपको भेज दिया जी शहर के स्कूल में, बड़े से स्कूल में। अब वो बड़े से स्कूल में अलग लेवल के बच्चे हैं, अलग क्रीम इधर उधर से आई होगी, ठीक है। सो वहां पे अब आप फर्स्ट नहीं है, अब आपने मेहनत कर करके वहां पे फर्स्ट हुआ। देन आप कॉलेज जा रहे हो, देन आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो, तो यूनिवर्सिटी लेवल पे एक्सपोजर और अलग हो गया। सो इट्स लाइक वो एक्सपोजर, वो एनवायरमेंट, हर तरीके का एनवायरमेंट आपको अफेक्ट करेगा, आपकी चीजों को अफेक्ट करेगा। ओके, देन है जी ये आर्मी अल्फा टेस्ट का है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से लोग लाई करते हैं। लोवेस्ट कैटेगरी में हम बार्बर, लेबरर, फायरमैन इनको रखते हैं, ये टेस्ट के बेसिस पे है।
ओके लेकिन आईक्यू की लिमिटेशन क्या है? अब ये नहीं हम कंप्लीटली एक टेस्ट पे एक पेपर पे तो बिलीव नहीं कर सकते, ठीक है? हो सकता है बच्चा उस दिन ना परफॉर्म कर पाए ढंग से, एंशियस हो जाए या कोई दिक्कत हो जाए, ठीक है? सो आईक्यू जो है वो भी चेंज शो करता है। अगर आपने बच्चे को बार बार अगर आप आईक्यू टेस्ट करके देखते हो तो उसमें भी वेरी करेंगी चीजें, ठीक है? सो ये होता है ना कि आईक्यू एक क्वांटिटी नहीं है पर्सन के इंटेलिजेंस की, कि एक नंबर डिसाइड कर दे कि आप इंटेलिजेंट हो या नहीं हो। एनवायरमेंट चेंज होगा तो आईक्यू भी चेंज हो सकता है, बट वो होता है कि एक मेजर डिफरेंस 5 से 10 पॉइंट का ही देखने को मिलता है, ठीक है? सो गैरेट और मैनी बहुत सारे लोगों के अकॉर्डिंग 5 से 10 पॉइंट का डिफरेंस होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। ओके असेसमेंट कैसे करोगे? तो असेसमेंट के पहले अगर आप तरीके देखोगे तो बहुत सारे तरीके हैं। फ्रेनोलॉजिकल अप्रोच है, देन आप देखोगे स्टेज ऑफ फाइजोगाइनमी है, फिजियोग्नोमी, ठीक है? सो फिजियो ये भी एक साइंस हो गई जो फीचर्स के बेसिस पे, कि फेस के कैसे फीचर्स हैं, शेप कैसी है, उस बेसिस पे डिसाइड करते थे, ठीक है? सो वो अलग अलग डिसीजंस हम पहले लेते थे। ब्रास की इंस्ट्रूमेंटल स्टेज फिर आती है, उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया कि इंटेलिजेंस को कैलकुलेट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जाए, तो उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम रखा इन्होंने? एस्थीसोमीटर नाम था। तो ये वर्ड आपको थोड़ा सा याद हो। अब उस पे जब आप करके देख रहे हो तो एस्थीसोमीटर इंडेक्स हो गया, ठीक है? तो एस्थीसोमीटर इंडेक्स ऑफ स्किन की बात हो रही है। अगर लोअर एस्थीसोमीटर है यानी दे हेल्ड दैट लोअर द इसका इंडेक्स में आप हैं, तो ग्रेटर विल बी इंटेलिजेंस। सो वही है कि अलग अलग बेसिस पे है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, बट आपके दिमाग में हो कि अच्छा ऐसा कुछ हुआ था, ऐसे कुछ नाम है। जैसे ये साइज ऑफ हेड के बेसिस पे है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया कि साइज, सिर का साइज बड़ा है तो दिमाग बड़ा है, ठीक है? बाद में पियर्सन ने इस व्यू को रिजेक्ट किया। देन आपने दूसरे पे डिसाइड कर लिया कि आप फेस के फीचर्स देख के कर रहे हो। देन तीसरे पे आपने डिसाइड किया कि अच्छा नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, तो ये इंस्ट्रूमेंट हम लेके आते हैं, ठीक है? देन और भी है मेजरिंग डिफरेंट फैकल्टीज, बहुत सारी हैं। इनहेरेंट फैकल्टी आपकी मतलब इट्स लाइक कौन सी चीज को आप मेजर करना चाह रहे हो, इनहेरेंट है, फिजिकल है, या किस तरीके की फैसिलिटी, मतलब आप क्या चीज मेजर करना चाह रहे हो, वो उसके बेसिस पे अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है? देन मॉडर्न स्टेज आती है जिसमें हम इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट में डिवाइड करते हैं, जिनको हम आज तक मान रहे हैं। इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट होता क्या है अगर उसकी बात करें, तो इंडिविजुअल में ऑब्वियसली एक टाइम पे एक इंसान को टेस्ट कर रहे हैं, ग्रुप में बहुत सारों को टेस्ट कर सकते हैं। अगर एक एक करके करेंगे तो टाइम भी ज्यादा लगेगा, पैसा भी ज्यादा खर्च होगा और लेबर भी ज्यादा लगेगी, ठीक है? टाइम, लेबर और मनी बचाना है तो हम ग्रुप टेस्ट के ऊपर जा सकते हैं। इंडिविजुअल है तो चिल्ड्रन, अडल्ट एक एक करके आप कर सकते हो किसी का भी। ग्रुप टेस्ट में यूजुअली 9 से 10 साल से नीचे के बच्चों को हम नहीं लेते, क्योंकि उनको इतनी समझ नहीं होती, उनके लिए आपको इंटेलिजेंस देखने तो अलग अलग बच्चे का अलग अलग टेस्ट करके देखना पड़ेगा, ठीक है? इंडिविजुअल टेस्ट इतने ऑब्जेक्टिव या स्टैंडर्डाइज नहीं होते, ग्रुप टेस्ट बहुत अच्छे से ज्यादा ऑब्जेक्टिविटी वहां दिखेगी और स्टैंडर्डाइज दिखेंगे, ठीक है? अगर इंडिविजुअल है तो अगर एग्जामिनर का क्लोज कॉन्टेक्ट है सब्जेक्ट के साथ तो एक इंटरप्रिटेशन है कि पर्सनल डाटा जो है वो हेल्प करेगा, बट यहाँ पे एग्जामिनर का कोई क्लोज कॉन्टेक्ट नहीं होता है ग्रुप टेस्ट में, और हम ग्रुप में सब लोगों को पेपर बांट देते हैं क्वेश्चनियर से और उनसे फिल करा लेते हैं और उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं। ओके इंडिविजुअल में और ग्रुप में भी परफॉर्मेंस और वर्बल आ जाएगा, वर्बल या नॉन वर्बल लगा लो, नॉन वर्बल को ही परफॉर्मेंस बोलते हैं, ये बात आप याद रख सकते हो, ठीक है? सो यहाँ पे भी अलग अलग टेस्ट है, ये टेस्ट के नाम आपको ध्यान रखने, क्योंकि क्वेश्चन ना इस तरीके का इन टेस्ट से डिटेल में तो बहुत रेयर कभी होता है कि बहुत टफ या ऐसा एक पेपर बनाना है जो क्लियर ही नहीं करवाना चाह रहे आप बच्चों का, तब आप इन टेस्ट के अंदर घुसोगे, ठीक है? अदरवाइज ये जो टेस्ट है इनके नाम से पूछे जाते हैं कि अच्छा कौन सा इनमें से इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है, कौन सा इनमें से इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट है, तो इस तरीके से पूछा जा सकता है। सो बेटर कि आप बस ये स्लाइड्स ध्यान रख लो, वो इंडिविजुअल के लिए थी, एक ग्रुप के लिए है, ठीक है? सो ग्रुप में कौन से वर्बल में आते हैं, कौन से नॉन वर्बल में आते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है जी? देन है थियरी है बहुत सारी इंटेलिजेंस की। अगेन अब मैंने ये थियरीज जो है, मैं यूजुअली ये स्लाइड तो हर जगह डाल ही देती हूँ, ये थियरीज हैं और वो थियरी के देने वाले का नाम है फाउंडर का। सो एटलीस्ट आपको ये 10 थियरी के नाम पता हो, ठीक है? नाम भी पता होंगे तो काफी कुछ चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। अगर सीक्वेंस में लगाना पूछ लिया या कोई दिक्कत, मतलब कुछ भी इनसे पूछा तो आपको थोड़ा आइडिया रहेगा कि अच्छा पहले मोनो फैक्टर थी, फिर 2 फैक्टर आ गए, 2 फैक्टर में जी और एस फैक्टर इंक्लूड करते हैं, चार्ल्स स्पियरमैन है। देन थॉर्नडाइक ने मल्टी फैक्टर की बात कर ली, मल्टी फैक्टर वाली कोई एनार्किक थ्योरी बोलते हैं। देन ग्रुप फैक्टर की बात थर्स्टन ने की, थर्स्टन जो है वो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की बात करते हैं, 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज हैं। देन हार्वर्ड गार्डनर बहुत सारे इंटेलिजेंस की बात करते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, 3D मॉडल भी इसको बोलते हैं, 3 डायमेंशनल चीजें हैं। सो एटलीस्ट ये दो तो बहुत अच्छे से करने हैं अपने को, क्योंकि आपके सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशन है, बाकियों के नाम पता हो आपको, ओके जी?
ये क्रोनोलॉजी है, एक बार ये नेट के पेपर में आई थी, उसके बाद कभी नहीं आई है, बट ये क्रोनोलॉजी मैंने सब जगह, क्योंकि कई बार ना क्रोनोलॉजी में भी कंफ्यूजन होता है कि कहीं पे कोई काम किसी ने कर दिया थोड़ा सा, या प्रॉपर थियरी बाद में निकल के आई वगैरह वगैरह। सो ये आप मोस्ट रिलायबल क्रोनोलॉजी इसको मान सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ पीवाईक्यूज में जो इन्फॉर्मेशन है या जो एक्चुअल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे। सो ये सीक्वेंस आप ध्यान रख सकते हो। देखो यहां से ये भी समझ आ गया, जौहर और मार्शल ने थियरी ऑफ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस दी, राइट। तो यानी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की भी थियरी एग्जिस्ट करती है। तो ये आइडिया अगर थोड़ा सा भी रहेगा ना तो कई बार किसी क्वेश्चन में हेल्प हो जाएगी आपकी। ओके, क्रोनोलॉजी वाइज ये है कि सबसे पहला बिने साइमन ने इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया, उसके बाद उसी को मॉडिफाई करके टर्मन ने बनाया स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस टेस्ट, क्योंकि बिने वाले को मॉडिफाई किया है और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो काम करते थे। देन विशलर टेस्ट है 1939 का, विशलर सबसे इंपॉर्टेंट यूजुअली मान लिया जाता है। अच्छा, अब है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है। गिलफर्ड और उनके साथ काम करने वालों ने दिया था ये, कब, एक लेबोरेटरी में, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया, ठीक है। तो उन्होंने एक इंटेलिजेंस का मॉडल जो है वो डेवलप किया। अब उस इंटेलिजेंस के मॉडल में इन्होंने तीन चीजों की बात की कि क्या क्या तीन डायमेंशन कौन से होंगे इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स के, ऑपरेशंस, कंटेंट और प्रोडक्ट। अब ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट में भी फर्दर इन्होंने सब पार्ट्स बनाए, जैसे कॉग्निशन लेवल, मेमोरी रिकॉर्डिंग, रिटेंशन, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और इवेल्युएशन। ये ऑपरेशन के लेवल पे है, ठीक है। देन ये कंटेंट के लेवल पे है कि कंटेंट या मटेरियल इंफॉर्मेशन उसका नेचर कैसा हो सकता है, विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सिमेंटिक, बिहेवियरल, ये 5 टाइप्स में आ गया, ठीक है। देन छठा, ये आपका 6 टाइप्स आ गए प्रोडक्ट के, तीसरा डायमेंशन। प्रोडक्ट मतलब क्या इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है रिस्पोंडेंट के प्रोसेस करने के बाद। सो यूनिट, क्लास, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन और इम्प्लीकेशंस। बेसिकली आपको ये टेबल याद रखनी है जिसमें 5 हैं कंटेंट के, 6 हैं ऑपरेशन के और 6 ही हैं प्रोडक्ट के, क्योंकि ये चीजें कई बार पूछी जाती है अब, और स्पेशली आपके डिटेल में मेंशन है तो ये आपको याद होनी चाहिए कि कौन सा डायमेंशन में कौन सी चीजें मेंशन है। यहाँ पे 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो उत्तर आ गया 180, 5 6 के 30 और 30, 5 6 के 30, 30 6 के 180। 180 कंपोनेंट्स हैं। इससे पहले कंपोनेंट्स थे 150, उससे पहले कंपोनेंट्स थे 120, बट अब नहीं होता ऐसा कि आपको 150 या 120 कंपोनेंट्स ऑप्शन में दे। अगर 180 ऑप्शन में है, जस्ट गो फॉर 180, ठीक है। सो ये 180 सेल्स की बात कर रहे हैं। किस तरीके से बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि हर एक फैक्टर एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेगा, डिसाइड करेगा। तो इसीलिए देखो 3 डायमेंशन में बना रखा है ना, तो इसको 3D मॉडल भी बोल दिया जाता है कई बार जब इंटेलिजेंस के मॉडल्स की बात होती है, ठीक है। सो कंटेंट, प्रोडक्ट, ऑपरेशन, ये चीजें आपको पता हो, इस तरीके से भी कई बार इसको दिखाया जाता है। सो आपको एटलीस्ट पता हो। देखो पहले ये 4 चीजें होती थी, फिगरल, सिंबॉलिक, सिमेंटिक, बिहेवियर। यहाँ पे कौन सी होती थी, ये 5 होती थी। देन यहाँ पे ये 6 होती थी, तो 5 चौके 20 और 6 दूनी 12, तो ये 120, ये बिल्कुल शुरू वाली चीज है। उसके बाद ये चीजें वेरी करने लग गई। यहाँ पे हमने कितने बना दिए, 3 और 2 5, यहाँ पे हमने 6 बना दिए और यहाँ पे हमने 5 बना दिए। सो ये लेटेस्ट है आपका, उससे पहले ये एग्जिस्ट करता था, ठीक है जी। देन अब इम्प्लीकेशंस क्या रहेंगी, अगर आपको पता है, आपको सारी चीजें पता है, आपको ये पता है कि अच्छा कंटेंट किस तरीके का होगा, क्या इफेक्ट डालेगा, ऑपरेशन से क्या इफेक्ट होगा, प्रोडक्ट से किस तरीके का प्रोडक्ट निकल के आएगा। सो वो नॉलेज अगर है आपको, तो आपको चीजें आप बेटर तरीके से स्टूडेंट की लाइफ में कर पाओगे, ठीक है। तो नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक एबिलिटी, सो कौन सी एबिलिटी है बच्चे में, तो वो चीज अगर होगी तो आप उसको सही डायरेक्शन में गाइड कर सकते हो, ठीक है। उससे आपको रीजंस पता चलेंगे कि ये अनसेटिस्फैक्टरीली प्रोग्रेस क्यों हो रही है बच्चे की, सेटिस्फैक्टरी क्यों नहीं हो रही, हम जैसा चाह रहे हैं वैसा क्यों नहीं हो रहा, क्या रीजंस हैं। तो वो रीजंस फाइंड आउट करने में ये मॉडल हेल्प कर सकता है। इससे आप मॉडिफाई कर सकते हो, क्योंकि आपको रीजंस मिल गए तो आप करिकुलम और मेथड्स को मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। आप इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को अटेंशन दे सकते हो, आप एनरिचमेंट प्रोग्राम कर सकते हो, साथ साथ आप रेमेडियल प्रोग्राम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत है तो ओके। फोकस कर सकते हो अटेंशन पे कि किस किस फैक्टर पे, किस स्किल पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। नए आइडियाज आप लेके आ सकते हो स्कूल प्रैक्टिस के लिए। तो ये चीजें आपको रटने की जरूरत नहीं है। सारी तरीके की इंटेलिजेंस, कोई भी पर्सनालिटी, लर्निंग, जितनी भी थियरीज हैं, उनका इम्प्लीकेशंस आपको वही नजर आएगा, मतलब ऑलमोस्ट सेम सा, कि अगर चीजें आपको पता है तो आप बेटर कर पाओगे स्टूडेंट्स के लिए, ओके।
बेसिस बन जाएगा फ्यूचर लर्निंग के लिए। करेक्टिव टीचिंग, रेमेडियल टीचिंग आप कर सकते हो, राइट। देन नेचर क्या है, क्रिएटिव थिंकिंग का, ये बात जेपी गिलफर्ड ने बोली है। सो कई जगह पे कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट वाली चीज आपको पूछ ली जाती है तो पता हो आपको। सो ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करते हैं। कन्वर्जेंट में ऑब्वियसली आप एक ही सोल्यूशन, एक ही करेक्ट आंसर पे पहुंच रहे हो कन्वर्ज करके, और डाइवर्जेंट में अलग अलग जो है सॉल्यूशंस आपको नजर आएंगे अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, ठीक है। जैसे आपको एक ऐसे टाइप क्वेश्चन दे दिया तो आप अपने थॉट प्रोसेस और सब्जेक्टिव चीजें लिखोगे, वो डाइवर्जेंट क्वेश्चन हो गया। और कन्वर्जेंट में हो गया आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें 4 ही ऑप्शन है तो एक ही उत्तर तक पहुंचना है, चाहे कैसे भी पहुंच जाओ। ओके, डाइवर्जेंट थिंकिंग की जो एबिलिटी है उसमें उसको ये फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और इलेबोरेशन, ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी इंक्लूड करते हैं। ये कई बार पूछी गई, ठीक है जी। फॉर्मूला हमने आपको बता दिया था, कॉन्सेप्ट विलियम स्टर्न ने दिया, देन आपका टर्मन ने फॉर्मूला दिया। विशलर टेस्ट की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट है, 2 टाइप के होते हैं ये, बच्चों के लिए भी होता है, अडल्ट्स के लिए भी होता है, ठीक है। तो बच्चों के लिए यानी 6 से 16 साल की हम बात कर रहे हैं, और 16 से ऊपर की बात है तो सारे अडल्ट्स की हमने बात कर ली। ओके, यानी एल्डर एडोलेसेंट्स, यानी 17-18 को हम एडोलेसेंस में इंक्लूड करते हैं, तो एल्डर एडोलेसेंट्स और बाकी अडल्ट्स। देन डेविड विशलर ने ये टेस्ट दिया था 1939 में, जो आपको याद रखना है, चिल्ड्रन और एडल्ट दोनों के ऊपर है। इनका जो स्केल है वो क्या है, 11 टेस्ट है, उस पे वर्बल भी है और आपका परफॉर्मेंस भी है। सो इंडिविजुअल टेस्ट है ये बात याद रखिएगा, ग्रुप टेस्ट नहीं है। ये टर्मन वाली जो क्लासिफिकेशन, टर्मन स्टैनफोर्ड की 4th रिवीजन क्लासिफिकेशन है, तो ये आप ध्यान रख सकते हो। जो आई थिंक ऊपर 140 से ऊपर वाले को जीनियस बोल रहे थे, अब इसको क्लासिफिकेशन को वेरी किया गया, चेंज किया गया, मॉडिफाई किया गया। ओके जी। देन है डेनियल गोलमैन ने इमोशनल इंटेलिजेंस की थियरी दी है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस की बात सबसे पहले इन्होंने नहीं की है, वो चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सो ये जो टर्म है सबसे पहले वो मेयर और पीटर ने यूज की थी, पीटर सैलोवे बाय ऑफ येल। तो ये जो येल के दो लोग हैं, मेयर और पीटर, नाम भी आया हुआ है एक बार। तो इमोशनल इंटेलिजेंस टर्म इन्होंने दी, लेकिन उसका क्रेडिट जो है वो किसको जाता है, गोलमैन को जाता है, जब इन्होंने डिटेल में डिस्कशन किया। सो इमोशनल इंटेलिजेंस का क्रेडिट आप देख लीजिए, डेनियल गोलमैन की थियरी है, लेकिन इनका पीटर और मेयर का नाम याद रखना है आपने। ओके, इमोशनल इंटेलिजेंस में ऑब्वियसली आप अपने इमोशंस को कैसे जो है आइडेंटिफाई करते हो, कैसे मैनेज करते हो, दूसरों के इमोशंस को कैसे देखते हो। सो वो अगर आप में समझ है तो इमोशनली इंटेलिजेंट हो आप। ओके, सोशल इंटेलिजेंस, सोशल लेवल पे जो एबिलिटी है इंटरेक्ट करने की, चीजों को, रिलेशंस को मैनेज करने की, वो सोशल इंटेलिजेंस में आ गया। एलिमेंट्स की बात करोगे सोशल इंटेलिजेंस की, तो वही सोसाइटी से रिलेटेड कितनी नॉलेज है, लिसनिंग स्किल्स इफेक्टिव है नहीं है, वर्ड फ्लुएंसी या कन्वर्सेशनल स्किल्स हैं या नहीं, बेसिकली इंटरेक्शन में जो स्किल्स चाहिए होती हैं उसकी बात हो रही है, ठीक है। देन आता है जी मल्टीपल इंटेलिजेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में फ्रेम्स ऑफ माइंड और थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, तो ये काम इनका है, इस काम में इन्होंने मेंशन किया मल्टीपल इंटेलिजेंस को। जब हम काम बोल रहे थे यानी उनका वर्क है, अब आप उसको बाद में, हो सकता है वो रिसर्च पेपर की तरह छपाओ, हो सकता है आपको बुक की तरह छपाओ, तो अगर कुछ भी नहीं याद रहे तो इतना याद रखो कि अच्छा ये वर्क जो है वो गार्डनर का है। ओके, एलिमेंट्स इन्होंने बताए मल्टीपल इंटेलिजेंस के, विजुअल, सिरेलिया, कलर, देन आपका लर्निंग एबिलिटी, मोर एम्फेसिस ऑन आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ। सो इस बेसिस पे इन्होंने दी। अदरवाइज इन्होंने ये भी बोला है कि सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है, और भी इंटेलिजेंस हो सकती है। इन्होंने पहले 8 तरीके की इंटेलिजेंस दी और फिर 9th तरीके की इंटेलिजेंस, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस की बात की। तो अब 9 इंटेलिजेंस हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इन इंटेलिजेंस में यह भी ध्यान रखना है कि किस तरीके के लोगों के पास ये इंटेलिजेंस होगी। विजुअल स्पैटियल की बात कर रहे हैं तो थोड़ा इमेजिनेशन लेवल पे, तो आर्किटेक्ट, आर्टिस्ट, इंजीनियर, ये लोग इमेजिन कर पा रहे हैं 3D स्पेस में कि कैसे दिखेगी वो चीज फर्दर। ओके, लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस, एक राइटर है, जर्नलिस्ट है, लॉयर है, टीचर है, उसको बोलने की समझ होगी, उसको पता होगा, लैंग्वेज पे पकड़ हो सकती है, तो ये चीजें पता होंगी, तो ये इंटेलिजेंस उन लोगों में होने के चांसेस है। ओके, ऐसा जरूरी नहीं है कि टीचर जो है वो लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस में आ गया तो टीचर जो है उसमें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस नहीं हो सकती। ओके, तो एक इंसान में अलग अलग इंटेलिजेंस भी हो सकती हैं, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे ये याद रखने हैं सारे के सारे, ये कंपाइल मैंने आप लोगों के लिए किया, पर याद आपको रखना पड़ेगा कि अच्छा बॉडीली काइनेस्थेटिक की बात हो रही है तो डांसर, बिल्डर, स्कल्पचर, एक्टर, ये इनमें ये वाली स्किल होगी, इंटेलिजेंस होगी। इंट्रापर्सनल की है तो फिलोसोफर, राइटर, थियरिस्ट, साइंटिस्ट, इनमें इंट्रापर्सनल होगी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है जी, क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके,
देन अच्छा ये दोबारा से ये स्लाइड में डल गया, वरना ये चीज मैंने आपको बता दी थी। बट स्पीयरमैन की 2 फैक्टर है, 2 फैक्टर कौन कौन से हैं, जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर, इतना याद रखो। अर्थुर जेंसन, एक बार ये पूछा गया लेवल 1 और लेवल 2 एबिलिटीज की बात कौन करते हैं, इतना सा पूछा गया है। सो आपको एटलीस्ट नाम पता हो कि अच्छा अर्थुर जेंसन जो है वो स्पीयरमैन की आइडिया को एक्सेप्ट करते हैं, बट वो थियोरी को 2 अलग तरीके से या 2 अलग डिस्टिंक्ट सेट ऑफ एबिलिटीज में डिवाइड करते हैं, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 में जो मेमोरी से रिलेटेड है सिंपली एसोसिएटिव लर्निंग, और लेवल 2 की बात करेंगे तो थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग और कॉन्सेप्चुअल थॉट की हम बात करेंगे। ओके, देन रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की थियरी है जी, ट्रायआर्किक थियरी, आई नो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एट लीस्ट आपको ये पता हो कि इन्होंने कितने तरीके की इंटेलिजेंस की बात की है। तो इन्होंने 3 तरीके की इंटेलिजेंस की बात की है, कॉम्पोनेंशियल और या फिर इसको एनालिटिकल भी बोलते हैं। तो इसमें मेटा कॉम्पोनेंट, परफॉर्मेंस कॉम्पोनेंट और नॉलेज एक्विजिशन कॉम्पोनेंट्स इंक्लूडेड रहेंगे। एक्सपीरियंशियल और क्रिएटिव इंटेलिजेंस जिसमें ऑटोमेशन और नोवेलिटी की बात करेंगे हम, और कॉन्टेक्चुअल या प्रैक्टिकल जिसमें अडेप्टेशन, शेपिंग और सिलेक्शन की बात करेंगे। ठीक है, ओवरऑल ये भी इंटेलिजेंस को वही एबिलिटी टू अडेप्ट, शेप, सेलेक्ट द एनवायरमेंट टू अकम्प्लिश वंस गोल एंड दोज ऑफ वन सोसाइटी एंड कल्चर। सो ओवरऑल मतलब वही निकल के आता है, सारों की डेफिनेशन का बस शब्द अलग अलग हैं। ठीक है, तो आपको बस पता होना चाहिए कि अच्छा किसने किस तरीके की इंटेलिजेंस की बात की है। तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट और गार्डनर डिटेल में बता दिया है मैंने आपको। बाकी जो जो इन्फॉर्मेशन आपको बताई है उसको प्लीज याद रखिएगा, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए है क्योंकि वो बाकी एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो उस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ओके, सो ये हमारी 3rd यूनिट एजुकेशनल साइकोलॉजी यहाँ पर कंप्लीट होती है जी। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग, एंड कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके बताइएगा। बी कंसिस्टेंट, मैं अगर थोड़ा थोड़ा करके वीडियोस डाल रही हूँ तो एटलीस्ट जो मैंने वीडियो डाली है उसके नोट्स बना लो, उससे पढ़ लो, उसको रिवाइज कर लो, वो तो कर लो। ठीक है, बाकी जब तक सिलेबस धीरे धीरे पूरा हो ही जाएगा, फिर भी आपको और जल्दी है सिलेबस पूरा करने की तो आप नोट्स ले लेना, अगर उससे भी जल्दी है तो आप ऑलरेडी जो डिटेल्ड वीडियोस हैं उनमें से देख सकते हो। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट यूनिट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन।